इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओलंपिक्स में सिल्वर और ब्राउन मेडल जीतने वाले सुशील पहलवान ने आखिर 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ का मर्डर क्यों किया? इसकी इनसाइड स्टोरी इंडिया टीवी के पास है। आपको बताते हैं अखाड़े का विनर कैसे बन गया किलर। दिल्ली के मॉडल टाउन के एक फ्लैट को लेकर 4 से 5 मई की दरमियानी रात सागर धनखड़ की हत्या कर दी गई। दरअसल इस हत्या का बैकग्राउंड 4 मई की दोपहर से ही बनने लगा था। सुशील पहलवान दिन में छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा, तब उसकी कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के रिश्तेदार सोनू महाल के अलावा सागर, अमित, रविंद्र, विकास और भक्तू से फ्लैट को लेकर कहासुनी हो गई। सुशील पहलवान उस वक्त अकेला था जिसे सागर धनखड़ का पक्ष उसी पर हावी हो गया। पहले सुशील कुमार को जबरदस्त तरीके से अपमानित किया गया, उसके बाद सुशील से मारपीट शुरू कर दी गई। सुशील कुमार की शर्ट का कॉलर पकड़ा गया, उसे देख लेने की धमकी दी गई, फिर स्टेडियम में दौड़ा दिया गया। यह बेइज्जती सुशील पहलवान को नागवार गुजरी। खुन्नस में आकर उसने उसी दिन बदला लेने की ठान ली। इसके लिए सुशील ने कुख्यात नीरज बवाना और काला असौदा गिरोह के बदमाशों का सहारा लिया। देखते ही देखते कुछ घंटे के अंदर ही हरियाणा से बदमाशों की फौज बुला ली गई। बाहरी दिल्ली में सभी बदमाश जमा हुए, वहां कईयों ने शराब पी और खाना खाया। उसके बाद 5 से 6 कारों में सवार होकर सभी लोग देर रात 12 बजे शालीमार बाग में सागर धनखड़ के साथी रविंद्र के घर पहुंचे। रविंद्र उस समय अपने घर के नीचे खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। रविंद्र और उसके साथी विकास को बदमाशों ने अपनी कार में बैठाकर अगवा कर लिया। इसके बाद सभी लोग मॉडल टाउन में मौजूद सोनू महाल के फ्लैट पर पहुंचे। वहां से सोनू महाल सागर, अमित और भक्तू को कारों में बिठाकर सभी को रात करीब 1 बजे छत्रसाल स्टेडियम ले गया। और 4 मई को मर्डर से कुछ घंटे पहले सुशील का झगड़ा हुआ। दिन में सोनू महाल, रविंद्र समेत कई लोगों से झगड़ा हुआ। सुशील का कॉलर पकड़कर उसे धमकी दी गई। बदला लेने के लिए सुशील ने हरियाणा से बदमाश बुलाए। सुशील ने नीरज बवाना और काला सौदा गैंग के बदमाश बुलाए। 4 मई की रात को सागर और सोनू समेत 5 लोगों को घर से उठाया गया। अगवा कर सभी पहलवानों को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। सागर और सोनू समेत 5 लोगों की बुरी तरह पिटाई की गई। सिर में गंभीर चोट लग जाने से पहलवान सागर की मौत हुई। तो छत्रसाल स्टेडियम में क्या कुछ हुआ, इसकी पूरी कहानी खुद सुशील कुमार ने बयान की है। उसने बताया कि किस तरह से 4 मई को मर्डर से कुछ घंटे पहले सुशील का झगड़ा हुआ और दिन में सोनू महाल, रविंद्र समेत कई लोगों से झगड़ा हुआ था और सुशील का कॉलर पकड़कर उसे धमकी भी दी गई और उसे देख लेने के लिए भी कहा गया था। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, अभी आगे क्या कार्रवाई हो रही इस मामले में, क्योंकि सुशील ने तो बताया कि उस दिन क्या कुछ हुआ था और उसकी मंशा सिर्फ डराने धमकाने की थी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पूछताछ सुशील पहलवान से की जा रही है, उसने इस बात का खुलासा किया है कि जिस तरीके से उसका पहला दिन में झगड़ा हुआ था, उसको बेइज्जत करके वहां से भगाया गया था और वो क्योंकि उसकी एक अपनी छवि है, एक इमेज है, वो इंटरनेशनल रेसलर है। इसके बाद उसने बदला लेने की ठानी। उसने नीरज बवाना गैंग, जो कि शुरू से दिल्ली पुलिस के पास इस बात के सबूत थे कि नीरज बवाना गैंग के लोग जो है वो छत्रसाल स्टेडियम 4 और 5 मई की रात को पहुंचे थे, क्योंकि वहां से 2 गाड़ियां ऐसी मिली थी जिसमें जो एक गन मिली थी, जिंदा कारतूस मिले थे और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो पूरा खुलासा जो है वो अब सुशील पहलवान कर रहा है कि किस तरीके से जब उसकी बेइज्जती की गई, धनखड़ ने उसको पीट के भगाया। सोनू महाल, जो कि काला जठेड़ी का रिश्तेदार है, भांजा है, उसने उससे बदतमीजी की, उसने बदला लेने की ठानी, लोगों की हेल्प ली। नीरज बवाना गैंग के लोगों को फोन किया, काला असौदा गैंग के लोगों को फोन किया, उनको बुलाया, घर से लोगों को उठाया, उसके बाद छत्रसाल स्टेडियम लेकर गया, जहां पर हॉकी से, बेसबॉल के डंडों से इन लोगों की पिटाई की गई, जिसमें सागर धनखड़ की मौत हो गई। और सोनू महाल जो है वो अभी भी अस्पताल में है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और सबसे अहम बात कि सोनू महाल जो है वो काला जठेड़ी का रिश्तेदार है, भांजा है, और जिसके चलते ही काला जठेड़ी से दुश्मनी सुशील पहलवान की हो गई है। जब सुशील पहलवान फरारी काट रहा था तब भी उसने कहीं ना कहीं कॉल किया काला जठेड़ी को कि वो पैचअप हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काला जठेड़ी ने अब भी उसे धमकी दी थी कि वो उससे बदला जरूर लेगा, क्योंकि उसने उसके भांजे की पिटाई की है और वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खूनी गैंगवार की आशंका अब दिल्ली पुलिस को हो गई है, जिसके बाद तमाम इन गैंग्स के ऊपर, चाहे वो काला जठेड़ी गैंग हो, चाहे वो नीरज बवाना, काला असौदा गैंग हो, इन सब पे जो है कसने की तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर दी है। कई इन गैंग्स के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस को अभी भी अंदेशा है कि इन गैंग्स के अंदर आपस में गैंगवार हो सकती है और ये खूनी गैंगवार हो सकती है, जिसके कारण दिल्ली पुलिस अब लगातार इन गैंग्स के ऊपर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाटिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
कैरेबियाई देश एंटीगुआ से फरार हुए भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को पड़ोस के देश डोमिनिका में पकड़ लिया गया। चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया, जिसके बाद डोमिनिका की पुलिस ने मेहुल चोकसी को दबोच लिया। अब मेहुल चोकसी को एंटीगुआ की रॉयल पुलिस फोर्स को सौंपने की तैयारी चल रही है। चोकसी के पकड़े जाने के बाद एंटीगुआ के पीएम गैस्टिन ब्राउन ने कहा कि हम उसे वापस स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेहुल चोकसी को भारत भेजने के लिए उन्होंने भारत सरकार को जानकारी दी है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर 1350 करोड़ रुपयों की जालसाजी करने के बाद मेहुल चोकसी विदेश भाग गया और उसने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली। एंटीगुआ में उसे आखिरी बार रविवार को देखा गया, जिसके बाद वो गायब हो गया और अब वो डोमिनिका से पकड़ा गया है। He's detained in Dominica. I mean, he skipped the island. मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ को छोड़ा और हमने इंटरपोल को उसके लापता होने का नोटिस दिया। मेहुल डोमिनिका चला गया था, जो हवाई जहाज से महज 35 मिनट की दूरी पर है। डोमिनिका चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए सहमत हो गया है। हम उसे वापस स्वीकार नहीं करेंगे। उसने एंटीगुआ को छोड़कर एक बड़ी गलती की है। डोमिनिकन सरकार सहयोग कर रही है और हमने भारत सरकार को उसे भारत वापस भेजने के लिए सूचित किया है। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधे। विजय, ये बताइए भारत सरकार की तरफ से अब क्या कार्रवाई की जा रही ताकि मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सके? देखिए अभी क्योंकि प्रोसेस जो है पूरा इंटरनेशनल इसमें जो लॉज हैं वो एक तरीके से क्योंकि येलो कॉर्नर नोटिस मेहुल चोकसी के खिलाफ जो है वो ऑलरेडी इशू किया जा चुका था। तो अब जो प्रक्रिया है वो थोड़ी और तेज़ हो जाएगी, लेकिन भारत लाया जाए उसकी उम्मीद अब जो है वो बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। मेहुल चोकसी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, एकदम फिल्मी अंदाज में उनको अर्चना गिरफ्तार किया गया। एंटीगुआ की सिटीजनशिप 2018 में ली थी। पीएनबी घोटाला जो 14,000 करोड़ का घोटाला है उसमें वांटेड है मेहुल चोकसी। एंटीगुआ की उन्होंने जो है सिटीजनशिप ली और उसके बाद अभी के जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें वो नाव के ज़रिए जो है वो डोमिनिका रिपब्लिक वहाँ पहुँचे और अथॉरिटीज़ का दावा है कि डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास थे वो सब उन्होंने समुद्र में फेंक दिए। अब स्कूबा डाइवर्स की मदद से वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी ढूंढने की जद्दोजहद है जो है वो चलेगी। ऐसी जानकारी जो है वो आ रही, पॉसिबिलिटी जो हैं वो बेहद ज़्यादा बढ़ गई हैं अब इस ताज़ा घटनाक्रम के बाद, क्योंकि एंटीगुआ के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से भी साफ तौर पर बयान आया है कि वो कहेंगे कि डोमिनिका जो वहाँ की कंट्री में कैरिबियन एक दूसरा देश है वो घुसे हैं, तो जिस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है वो की जाए और भारत उनको लाया जाए। तो अब उम्मीदें जो हैं वो बेहद ज़्यादा हैं और संभावना भी लग रही है कि जल्द मेहुल चोकसी को भारत लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सलाखें भगोड़े मेहुल चोकसी का इंतजार कर रही हैं, तो महाराष्ट्र को अनलॉक का इंतजार है। महाराष्ट्र में कोविड केस कम होने के साथ ही उद्धव सरकार अब मौजूदा प्रतिबंधों को कम करने पर विचार कर रही है। खबर है कि आज कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र में कई चरणों में प्रतिबंधों को हटाने पर चर्चा हो सकती है। अगर सरकार में सभी मंत्रियों का समर्थन सरकार को मिलता है तो हो सकता है 1 जून से अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो जाए। हालांकि पिछली बार से सबक लेते हुए सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उद्धव सरकार में मंत्री असलम शेख ने भी कहा कि सरकार सबके बारे में सोच रही है। मुख्यमंत्री जी और हमने पहले ही कहा कि लॉकडाउन नहीं है, इसमें हमने प्रतिबंध कड़क किए हुए हैं। गाड़ियां चल रही है, बसेस चल रही है, एसेंशियल के लिए ट्रेनें चल रही हैं, दुकानें खुली हुई हैं, सब्जियां लोगों को मिल रही हैं। आने वाले दिनों के अंदर क्या खोलना है उसके लिए भी हम खोलने जा रहे हैं। तो इसको ये कहना कि बाबा लॉकडाउन है, लोगों को तकलीफ हो रही, कंस्ट्रक्शन कंपनी हमने बंद नहीं की थी। अब अगर हमें खोलना है, केसेस कंट्रोल में आए तो क्या खोल सकते हैं, उसके कुछ नियम करने होंगे। हमने अगर ऑफिस खोलने तो कितने लोगों की संख्या से खोलनी चाहिए, हमने अगर फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करनी है तो कितने लोगों से होनी चाहिए, हमने अगर बाकी की दुकानें खोलनी है, कपड़े की दुकान खोलनी है, टॉयज की दुकान खोलनी है, बाकी के व्यापार खोलना है तो किस तरीके से खोलना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पहले और दूसरे चरण में दुकानों को खोलने की इजाजत दी जा सकती है, जबकि तीसरे चरण में महाराष्ट्र सरकार होटल, रेस्टोरेंट, बार और शराब की दुकानों को मंजूरी दे सकती है, क्योंकि एक साथ सब कुछ अनलॉक करने में सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है।
इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ है। दिनेश, सब कुछ तय होगा जो आज कैबिनेट की मीटिंग होगी, लेकिन क्या कुछ जानकारी की सरकार पहले फेज में क्या कुछ चीजों में छूट दे सकती है? देखिए, कुल 4 चरणों में महाराष्ट्र को अनलॉक करने की योजना सरकार बना रही है। इसकी पुष्टि जो तमाम बड़े मंत्रियों कर चुके कि फेजेस 4 होंगे, लेकिन पहले 2 फेज में दुकानें हैं, साथ ही में फिल्म की शूटिंग है, क्या उन्हें इजाज़त दी जाए। इसके अलावा जो है जो कई सारे अन्य ऑफिसेस है, अगर उन्हें शुरू करना है, जो सरकारी दफ्तर फिलहाल 15 से 30% की क्षमता से चल रहे हैं, जो दफ्तर है जो फिलहाल बंद है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्हें कितनी क्षमता में इजाज़त दी जाए। तो फर्स्ट और सेकेंड फेज में किन किन चीज़ों को ओपन किया जा सकता है और ओपन करते वक्त क्या गाइडलाइंस हो, क्या कितनी क्षमताओं को अलाउ किया जाए, इस पर जो है आज चर्चा की जाएगी। इस पर जो है तमाम मंत्री से बातचीत की जाएगी। एक और अहम चीज़ है, पिछली बार जो गलती हुई थी, क्योंकि एक साथ सभी को जो है अनलॉक कर दिया गया था, तो वो गलती दोहराने के पक्ष में फिलहाल सरकार नहीं है। आज की ये बैठक पर पूरे महाराष्ट्र की नज़र है क्यों, और ख़ास तौर पे देखिए जो रेड जोन है उन्हें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन जिन जगहों पर केसेस कम हुए, खास तौर पे कई मुंबई जैसे अगर शहर की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम हो गया है। कई अन्य जिले वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट करीब 5% पर आ गया। तो जहाँ पर केसेस कम हुए उन्हें सबसे पहले राहत दी जाएगी, रेड जोन को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। जी अर्चना। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी इस बुलेटिन में आपसे जानकारी लेंगे। तो देश की हेल्थ रिपोर्ट भी लगातार सुधर रही है। कोरोना से जो लोग बीमार थे वो तेजी से ठीक हो रहे हैं। नई मरीजों की तादाद भी लगातार घट रही है। पिछले 24 घंटे में नए कोरोना केसों में मामूली इजाफा हुआ। कल 2,11,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, जबकि 3,841 लोग मौत के मुंह में समा गए। कल 2,83,000 लोग कोरोना से रिकवर हुए। अब पूरे देश में कल एक्टिव केस 24,15,000 से ज्यादा हो गए हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना केस अब तमिलनाडु से आ रहे हैं। तमिलनाडु में 35,700 से ज्यादा नए केस मिले और 475 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24,700 लोग कोरोना की चपेट में आए और 992 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में 1,491 लोग कोरोना संक्रमित हुए और 130 लोगों ने दम तोड़ दिया। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,176 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले और 193 लोग मौत के मुंह में समा गए। बिहार में कोरोना के 2,603 नए मरीज मिले और 99 लोगों की जान चली गई। वहीं पंजाब में 4,004 नए केस मिले और 185 लोग महामारी का शिकार बन गए। अमेरिका के बाद भारत कोविड-19 वैक्सीन की 20 करोड़ से ज्यादा डोज लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। भारत ने 130 दिन में ये वैक्सीनेशन पूरा किया, वहीं अमेरिका ने 124 दिन में इतने लोगों को वैक्सीन लगाया। आवर वर्ल्ड इन डेटा वेबसाइट और दूसरे कई सोर्स के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीनेशन में तेजी दिखाने वाले देशों में ब्रिटेन भी शामिल है। ब्रिटेन ने 168 दिनों में 5.1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई। वहीं ब्राजील में 128 दिन में 5.9 करोड़ लोगों को और जर्मनी में 149 दिन में 4.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। भारत में बुधवार सुबह 7 बजे तक वैक्सीनेशन अभियान के 130वें दिन 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इनमें 15,71,593 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 4,35,12,863 लोगों को दूसरी डोज मिल चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में अब तक 45 वर्ष से अधिक उम्र के 34% से ज्यादा लोगों ने कोविड-19 टीके की कम से कम पहली खुराक लगवा ली। इसी तरह देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की 42% से अधिक आबादी कम से कम पहला टीका लगवा चुकी। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को की थी। इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, भारत वो दूसरा देश बना है जिसने सबसे कम दिन में 20 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं। आगे सरकार की क्या नीति है, क्योंकि राज्य भी लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उन तक वैक्सीन नहीं पहुंच रहा। और निश्चित तौर पे आगे स्पीड और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और जैसे वैक्सीन की उपलब्धता अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, तो ये जो स्पीड है वैक्सीनेशन की, इसको और ज्यादा तेज करने की योजना है। इसके लिए राज्य सरकार से लगातार बातचीत चल रही है। रह गई बात पब्लिक स्टेटमेंट्स की, तो उसमें केंद्र सरकार का ये मानना है और पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा भी हुई थी कि राज्य, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कैबिनेट के अपने अन्य सहयोगियों को ये बताया था
कि किस प्रकार से सभी फैसले और सारी चीजें राज्य सरकारों के साथ चर्चा, विचार विमर्श और बातचीत के बाद ही तय होती है। उन्हें वस्तु स्थिति पता है, लेकिन राजनीति करने के लिए अगर सार्वजनिक तौर पर वो बयानबाजी करते हैं तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। वैक्सीनेशन ड्राइव में हर एक प्रोसेस में राज्य की सरकारें केंद्र की सरकार के साथ लगातार शामिल रही है, ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा। तो कुल मिलाकर राजनीति अपनी जगह, लेकिन केंद्र सरकार की कोशिश है कि आगे आने वाले दिनों में जैसे ही वैक्सीनेशन की उपलब्धता और ज्यादा, वैक्सीन की उपलब्धता और ज्यादा बढ़ेगी, वैक्सीनेशन तेज किया जाएगा। अमेरिका में भी फाइजर को लेकर भी बातचीत चल रही है फाइजर कंपनी के साथ। तो इन सारे अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा कि कैसे वैक्सीन की उपलब्धता और सुचारू तरीके से हो जाए। केंद्र सरकार की पूरी कोशिश यही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र पराशर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देश वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना रहा है तो यूपी में फर्जी मदरसे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। यूपी के आजमगढ़ में मदरसों के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। आजमगढ़ जिले के करीब 683 मदरसों में से 300 मदरसे ऐसे हैं जहां पर टीचर और कर्मचारी के अपॉइंटमेंट में हेरफेर की गई। जिन 300 मदरसों में गड़बड़ी पाई गई उनमें से 100 ऐसे मदरसे जिन्होंने सरकार से आर्थिक मदद ली है। दरअसल 2017 में यूपी के सभी मदरसों का डेटा ऑनलाइन करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसों का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया। फिजिकल वेरिफिकेशन में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। कई मदरसे ऐसे थे जो सिर्फ कागजों में चलाए जा रहे थे। कुछ मदरसे ऐसे थे जहां भी परिवार के सभी लोगों को टीचर बना दिया गया। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने लगभग 300 मदरसों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की, जिसकी जांच योगी सरकार ने एसआईटी से कराई। एसआईटी ने 1974 से लेकर 2013 तक के हेरफेर की जांच की। जांच में पता लगा कि आजमगढ़ में करीब 20 ऐसे मदरसे हैं जहां तैनात टीचर्स के पास ऐसे संस्थान के सर्टिफिकेट थे जो राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त ही नहीं है। कई मदरसों ने ऐसे टीचर्स को नियुक्त किया जो ग्रेस मार्क से 3rd डिवीजन में पास हुए थे। कुछ ऐसे भी टीचर थे जिनके 55% से कम नंबर थे, जबकि नियम के मुताबिक सिर्फ ऐसे टीचर मदरसे में पढ़ा सकते हैं जिनके 55% से ज्यादा मार्क्स आए हैं। उसमें कुछ ऐसे मदरसे हमको मिले हैं जो कि इंटर कॉलेज या पब्लिक स्कूल के रूप में संचालित थे, मान्यता हमसे ली हुई थी और पब्लिक स्कूल के रूप में संचालित किया जा रहा था और मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ दिया जा रहा था। इस प्रकार के भी मदरसे हैं। कुछ ऐसे मदरसे भी मिले हैं जिनके मानक में कमी थी। जैसे हमारे मानक जो है वो कमरों के निर्धारित है, बहुत ही आसान मानक है मदरसा खोलने का, और उन्होंने वो मानक भी नहीं पूरा किया था। 3 कमरे और 5 कमरे और 8 कमरे का हमारा मानक है कि 3 कमरे हो प्राइमरी के लिए, 5 कमरे हो जूनियर के लिए और 8 कमरे हो हाई स्कूल लेवल के मदरसों के लिए। तो वो सारे मानकों की भी कमी थी। ये इस तरीके के जितने भी मदरसे थे उनको चिन्हित करके क्या करें। 100 मदरसों के आसपास तो ऐसे मिले हैं हमको जो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने अपनी हार्ड कॉपी जिसके आधार पर हम फील्ड वेरिफिकेशन करते, उन्होंने यहाँ दी भी नहीं और उन्होंने उनका कोई भी मतलब अस्तित्व नहीं मिला हमको। और उसमें रैंडमली जब हम फील्ड पे गए तो मौके पे भी वो मदरसे हमको नहीं मिले। मदरसों में हुई इस भारी हेराफेरी के बाद एसआईटी ने लगभग 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इनमें कई मदरसा संचालक, टीचर और कर्मचारी शामिल हैं। जिन लोगों पर एफआईआर हुई उन्होंने जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने उनसे रुपयों की डिमांड की है। ये आरोप बेबुनियाद, निराधार है। सुनील सिंह ने जो जांच अधिकारी थे, जो 2017 में जांच की रिपोर्ट जो है डीएम ने बनाया था, जांच समिति का गठन किया था, उन्होंने नियमों को ताक पर रख करके जो इनको जो है उसका जो है नामित किया था, इनको सदस्य नामित किया था। इसमें किसी किस्म की आरोप नहीं है। वजह यह है कि सुनील सिंह ने हमसे अवैध रूप तरीके से हमारे टीचरों के पैसे उनकी मांग किए हुए हैं। हमने कहा कि हम एक पैसे नहीं, कहना आपकी 3 बच्चियाँ काम कर रही हैं। हम कहा ठीक है, काम कर रही है, अगर गलत है तो आप रिपोर्ट लगा दीजिएगा। तो आजमगढ़ जिले के करीब 683 मदरसों में से 300 ऐसे हैं जहां टीचर और कर्मचारियों के अपॉइंटमेंट में हेरफेर हुई है। इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, सवाल यही उठ रहा है कि इतने लंबे समय से ये धांधली चल रही थी और अब ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। कितने ऐसे संस्थान हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी और क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसा है कि ऐसी शिकायतें आई थी कि बहुत सारे मदरसे सिर्फ कागजों में चल रहे हैं
तो पहले 2017 के पहले करीब 24,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में चलते थे, लेकिन उसके बाद एक मदरसा पोर्टल बनाया गया और उस पोर्टल में हर मदरसे को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो 19,500 मदरसों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद उनकी भी जांच हुई तो सिर्फ करीब 15,000 मदरसे बचे हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसी से साफ होता है कि कितने सारे मदरसे कागजों में चल रहे थे या वो अपने कागज नहीं दे पाए। बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई कि टीचर्स नहीं है, वो खाली सैलरी देते हैं। इनमें तो बहुत सारे मदरसे प्राइवेट भी थे और कुछ सरकारी भी थे, लेकिन जो सरकारी, जैसे आजमगढ़ की बात करें, अभी जितनी जांच हुई है 100 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो सरकारी एड ले रहे थे और वो कागजों में थे या उनके टीचर्स की भर्ती में गड़बड़ी थी, एक ही परिवार के सारे टीचर भर्ती कर दिए गए थे। तो जो मदरसों की संख्या लगातार गिरी रजिस्ट्रेशन में, और ये भी असर दिखा कि पहले करीब 4.25 लाख छात्र मदरसों में रजिस्टर्ड थे, लेकिन जब पोर्टल बना दिया गया मदरसों की तादाद गिरी तो ये छात्र भी कम हो गए, करीब 2.5 लाख के आसपास छात्रों की संख्या हो गई। तो ये पाया गया कि मदरसों में कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसलिए SIT बनाई गई थी और आजमगढ़ में अभी जांच चल रही है। अभी 250 मदरसों की जांच और होना बाकी है। बिल्कुल, तो जब इन मदरसों की जांच होगी उसके बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि कुमार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 94 पैसे हो गई है। वहीं भोपाल में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, है पैसे कब और 100 रुपए पहुंच गई है पेट्रोल की कीमत, लोग क्या कह रहे हैं इस तरह से बेतहाशा दाम बढ़ने पर? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। दरअसल महाराष्ट्र में, खासतौर पे मुंबई में भी पिछले लगभग 1.5 महीने से लॉकडाउन है, आमदनी लगभग बंद है, घर चलाना इस समय काफ़ी मुश्किल है और ऐसे में अगर पेट्रोल की कीमत अगर 100 तक पहुंच जाती है और न सिर्फ पेट्रोल बल्कि डीजल की कीमत भी लगातार बढ़ रही, तो इन सभी का असर जो है वो अन्य चीज़ों पर होने वाला है। इसलिए लोग गुजारिश करें कि सरकार इन कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कोई कदम उठाए, क्योंकि इतने पैसे दे पाना आम आदमी के लिए फिलहाल कोरोना की स्थिति में जब पैसे काफ़ी कम हैं, घर चलाना मुश्किल होगा और ऐसे में अगर 100 रुपये लगभग अगर पेट्रोल के लिए देने पड़ जाए और डीजल के भी लगभग 100 के करीब पहुंच रहा है धीरे धीरे, तो बिल्कुल लोग परेशान हैं। आमदनी के साधन कम हो और दाम इस तरह से बेतहाशा बढ़े तो लोगों का परेशान होना लाजमी ही है, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज पर असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यास तूफान ने बंगाल और उड़ीसा में कैसे मचाई तबाही, तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।